नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं-12वीं के लिए निर्धारित सामान्य पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के कक्षा 12वीं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का एक पाठ करने वाले हैं। उस पाठ का नाम है नाटक लिखने का व्याकरण। यह पाठ बहुत ही संक्षिप्त किंतु रोचक पाठ है। इसमें यह हमें जानना है कि नाटक के प्रमुख अंग क्या होते हैं और नाटक के रंगमंचन के पीछे मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है। तो बच्चों, आपको जैसे कि नाम से ही पता चलता है, नाटक शब्द जो नट धातु से बना है और जब तक मंच पर इसका नाट्य नहीं किया जाता, इसका मंचन नहीं किया जाता, यह आनंद नहीं देता। यह एक साहित्य की ऐसी विधा है जिसे हम दृश्य विधा के रूप में जानते हैं, क्योंकि जैसे कविता, कहानी, निबंध इत्यादि पढ़ने पर या फिर सुनने पर आनंद देते हैं, नाटक उस रूप में पूर्ण नहीं होता जब तक यह रंगमंच पर दिखाया नहीं जाता। इससे पूर्ण रूप से रस की अनुभूति नहीं हो सकती। तो इस प्रकार यह अन्य विधाओं की तुलना में अधिक प्रभावी हो जाता है। तो नाटक चाहे तो वर्तमान का हो, चाहे भूतकाल का या फिर भविष्य काल का, परंतु उसके जो रंगमंच निर्देश होते हैं वे सदैव वर्तमान में ही लिखे जाते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि भले ही जो नाटककार है वो नाटक के लिए आधार कहीं से भी बनाए, परंतु उसे दिखाएगा तो वह वर्तमान में ही। तो इसी कारण ही उसे हमेशा वर्तमान में ही रंगमंच के ऊपर अभिनीत किया जाना होता है। इसलिए उसके जो निर्देश हैं वे सदैव वर्तमान में लिखे जाते हैं। नाटक के कुछ महत्वपूर्ण घटक होते हैं जिन्हें हम इनके तत्व या अंग भी कह सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है समय का बंधन। नाटक का यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि जब भी कोई नाटक रंगमंच पर दिखाया जाना है उसे एक निश्चित समय सीमा के अंदर ही पूरा होना होता है। और कोई भी नाटक ऐसा नहीं हो सकता जो असीमित समय के लिए चलता चला जाए। यदि वह निश्चित समय के अंदर पूरा नहीं होता तो वह अपना प्रभाव भी नहीं छोड़ पाता। आप प्रायः देखते हैं जब किसी थिएटर में नाटक देखने जाते हैं 2 या 3 घंटे से ऊपर का नहीं होता, क्योंकि प्रायः 3 अंक होते हैं, प्रारंभ, मध्य और समापन, और प्रत्येक अंक कम से कम 48 मिनट का होता है। तो इस प्रकार करीब करीब 2 और 3 घंटों के बीच में एक नाटक को खत्म होना होता है। और समय के बंधन के पश्चात फिर आगे आता है कथ्य। कथ्य मतलब उसका उद्देश्य क्या है, वह किस थीम को, किस मुख्य बात को लेकर के चल रहा है, क्योंकि पहले कथ्य निर्धारित होता है, उसके पश्चात ही नाटककार उसका शिल्प, उसकी संरचना तैयार करता है। तो कथ्य से नाटक अपना खाका प्राप्त करता है। और उसके पश्चात आता है संवाद। संवाद नाटक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जब पात्र अपने डायलॉग्स बोलते हैं, उन्हीं को हम संवाद कहते हैं, डायलॉग्स को, तो जब वे अपने संवाद बोलते हैं उसके द्वारा उनका चरित्र उभरता है, उनके चरित्र की विशेषताओं का हमें पता चलता है और कहानी आगे बढ़ती है। इसके पश्चात आता है चरित्र चित्रण। जितने भी पात्र हैं उनका चरित्र उनके समय, स्थिति, परिवेश के अनुरूप ही किया जाता है। और इसके पश्चात इसमें आता है भाषा शिल्प। हर स्थिति और काल के अनुसार भाषा भी परिवर्तित होती है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम वैदिक काल का कोई नाटक दिखा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें उस समय प्रयोग की जाने वाली भाषा यानी संस्कृत के शब्दों का बाहुल्य होगा, संस्कृत भाषा के शब्द अधिक मात्रा में आएंगे। और यदि हम कोई उस समय का नाटक दिखा रहे हैं जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी होगा। वर्तमान काल का नाटक है तो वह खड़ी बोली से युक्त होगा और निर्भर करता है कि जैसा परिवेश उसमें दर्शाया जा रहा है उसी के अनुरूप उसमें कलिष्ठ शब्द भी आ जाएं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ भी आ जाएं, यानी
भाषा शिल्प का निर्धारण परिवेश को देख करके और उसके समय के अनुरूप ही किया जाता है। फिर आता है ध्वनि योजना, प्रकाश योजना, वेशभूषा। जब भी कोई नाटक रंगमंच पर दिखाया जाता है तो उसमें ध्वनि का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई डराने वाला नाटक है या कोई रात के समय का दृश्य दिखाया जा रहा है तो उसमें पीछे से ऐसी आवाजें डाल दी जाती हैं जिससे पता चलता है कि सन्नाटा छा गया या बारिश हो गई। तो जैसा उसमें दिखाया जाना है, अब ये मंच के ऊपर बारिश करना सरल बात नहीं है, या मंच के ऊपर तूफान कैसे दिखाया जाएगा, उसके लिए उस तरह की ध्वनियां डाल दी जाती हैं। ऐसे ही प्रकाश योजना से क्या होता है, यदि किसी एक पात्र पर विशेष ध्यान आकर्षित करना है तो केवल उसी के ऊपर विशेष रूप से प्रकाश डाला जाता है, बाकी सारी चीजें कम प्रकाश वाली दिखाने से पूरा ध्यान उसी पात्र के ऊपर ही केंद्रित हो जाता है। और इसी तरह से वेशभूषा का अभिप्राय, अब मान लीजिए कोई नाटक है जैसे जोधा अकबर, ठीक, तो उसमें जो जोधा है उसकी वेशभूषा मुगल काल के अनुरूप होगी, वह वर्तमान काल के हिसाब से जीन्स टॉप पहन करके नहीं आ सकती। ऐसे ही यदि हम इतिहास का कोई नाटक दिखाने लगे हैं तो उसमें राजा की वेशभूषा राजाओं जैसी ही तो रखनी होगी, वे पैंट शर्ट पहने हुए तो नहीं आ सकता ना। तो नाटक में वेशभूषा का भी हमें ध्यान रखना होता है। इसके पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व बच जाता है वह है रंगमंचीयता, यानी रंगमंच के ऊपर दिखाए जा सकने लायक होना चाहिए। वह नाटक इस तरह से रचा जाए कि उसे रंगमंच पर आसानी से दिखाया जा सके, तभी जो दर्शक हैं वे उसका आनंद ले पाएंगे। तो इसमें समय, स्थान और परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए नाटक के निर्देश लिखे जाते हैं ताकि उसे रंगमंच पर दिखाना सरल हो सके। इसके अतिरिक्त बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो इसका घटक है वह है द्वंद्व अथवा प्रतिरोध, स्वीकार या अस्वीकार की परिस्थितियां। क्या कहने का अभिप्राय है कि नाटक के जो पात्र होते हैं यदि वे सीधे सपाट सरल सी बात करते चले जाएं तो उसमें आनंद नहीं आता, दर्शक उसमें रस की अनुभूति नहीं कर पाते। परंतु यदि उसमें पात्रों के बीच में परस्पर द्वंद्व होगा, टकराव होगा, उनके विचारों में गतिरोध होगा, छटपटाहट होगी, तो वह उतना ही रोचक नाटक बन जाएगा। यही कारण है कि हमारे जो ऐतिहासिक नाटक हैं, पौराणिक नाटक हैं, उनमें हमें नकारात्मक व्यक्तित्व वाले चरित्र अधिक आकर्षित करते हैं। जैसे रामायण में रामलीला देखते होंगे आप लोग, उसमें राम की अपेक्षा रावण का चरित्र अधिक आकर्षित करता है। ऐसे ही द्वापर युग का यदि देखा जाए तो उसमें कृष्ण की अपेक्षा कंस का जो पात्र है वह हमें अधिक आकर्षित करता है। इसी तरह प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की बात करें तो प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप के चरित्र में अधिक आकर्षण है, क्योंकि दर्शक यही देखना चाहते हैं कि कुछ अलग तरीके से कैसे पात्रों को मंचित किया जा रहा है, पात्रों को आगे उभारा जा रहा है। तो उनके विचार यदि सीधे सरल तरीके से ही बता दिए जाएं तो वे लगेगा जैसे विचारों का केवल पुंज, एक विचारों का गुच्छा सा लाकर हमारे आगे पटक दिया गया। परंतु यदि उनके विचारों में आपसी गतिरोध दिखाया जाता है, छटपटाहट दिखाई जाती है, तो जो नाटक है वह अभिधार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ देता है, व्यंजना शब्द शक्ति से अपना अर्थ उत्पन्न करता है और इस प्रकार दर्शकों को आनंद की सीमा तक, विकास तक ले जाता है। और इसीलिए प्रत्येक नाटक में स्वीकार और अस्वीकार की स्थितियां रहती ही हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये प्रमुख तत्व थे नाटक के। यदि हम इन तत्वों को अच्छे से जान जाते हैं, यानी नाटक का हम ये व्याकरण समझ जाते हैं, तो
नाटक का आनंद भी अच्छी तरह से ले सकते हैं और नाटक को पहचान भी सकते हैं कि ये उत्तम श्रेणी का है अथवा निकृष्ट श्रेणी का। क्योंकि हमारे जो नाटक हैं वे कुछ पौराणिक होते हैं, कुछ नुक्कड़ नाटक होते हैं, कुछ लोक कथाओं पर आधारित नाटक हैं, शास्त्रीय नाटक हैं। तो हर एक नाटक का शिल्प अलग अलग है। जैसे आपने देखा होगा पारसी नाटक जो होते हैं उनमें गाने, शेरो शायरी अधिक रहती है, और जो वैदिक शास्त्रीय नाटक हैं उनमें संस्कृत श्लोकों की, मंत्रों की प्रचुरता रहती है, बहुत अधिक होते हैं वे। और जो वर्तमान समय के नाटक हैं वे एक अलग ही पहलू को उभारने, हर बात को अलग तरीके से सोचने पर जोर देते हैं। तो एक अच्छा नाटक वही होगा जो अपने कथ्य को सामने रख करके बाद में संरचना या उसका क्लेवर तैयार करे। और ऐसा भी हो सकता है विभिन्न प्रकार के शिल्पों का एक मिश्रण तैयार करके तब नाटककार अपनी एक अलग ही प्रस्तुति दे, अलग ही तरह का एक नाटक वह दर्शकों के सामने लाए। खैर, शिल्प कैसा भी हो, संरचना उसके कथ्य के अनुरूप हो तो वह दर्शकों तक अवश्य पहुंचती है। भले ही ऐसी स्थिति में उसकी भाषा क्लिष्ट ही क्यों ना हो, कठिन ही क्यों ना हो, फिर भी वह दर्शकों तक संप्रेषण कर ही जाएगी। संप्रेषण करना मतलब कम्युनिकेशन, यानी अपनी बात जो नाटककार दर्शकों तक पहुंचाना चाहता है वह अवश्य पहुंच जाएगी। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब आइए जल्दी से इसके मुख्य बिंदुओं पर हम नज़र डाल लें और इसके पश्चात इसके अभ्यास प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। नाटक लिखने का व्याकरण पाठ के मुख्य बिंदु। पहला बिंदु है, नाटक साहित्य की एक दृश्य विधा है जिसे हम अन्य गद्य विधाओं से अलग मानते हैं। इसका कारण यह है कि नाटक अपने लिखित स्वरूप से दृश्यता की ओर बढ़ता है। दृश्यता से अभिप्राय कि जिसे हम देख करके आनंद लेते हैं। अगला बिंदु है, नाटक केवल अन्य विधाओं जैसे कविता, कहानी, निबंध आदि की भांति केवल एक आयामी नहीं होता। नाटक का जब तक मंचन नहीं होता तब तक वह संपूर्ण रूप से सफल नहीं होता है। अतः कहा जा सकता है कि नाटक को केवल पाठक वर्ग नहीं, दर्शक वर्ग भी प्राप्त होता है। साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ने या फिर सुनने तक की यात्रा करती हैं, परंतु नाटक पढ़ने और देखने के गुण को भी अपने भीतर रखता है। नाटक के प्रमुख तत्व हैं समय का बंधन, शब्द, कथ्य, संवाद, द्वंद्व या प्रतिरोध, चरित्र योजना, भाषा, शिल्प, ध्वनि योजना, प्रकाश योजना और वेशभूषा, रंगमंचीयता। नाटक में समय के बंधन का विशेष महत्व है। इसका नाटक की रचना पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है। नाटक को शुरू से अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो नाटक से प्राप्त होने वाला रस, कौतूहल आदि प्राप्त नहीं हो पाता। नाटककार चाहे अपनी किसी भूतकालीन रचना को ले या किसी अन्य लेखक की रचना को, चाहे वह भविष्यत काल की हो, वह दोनों ही परिस्थितियों में नाटक का मंचन वर्तमान काल में ही करेगा। इसीलिए नाटक के मंचीय निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। इसके साथ साथ ही नाटक के प्रायः 3 अंक होते हैं, प्रारंभ, मध्य और समापन। अतः इन अंकों को ध्यान में रखते हुए भी नाटक को समय की सीमा में बांटना जरूरी हो जाता है। नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है शब्द। वैसे तो शब्द साहित्य की सभी विधाओं के लिए आवश्यक है, पर कविता और नाटक के लिए शब्द का विशेष महत्व है। नाट्य शास्त्र में शब्द को नाटक का शरीर कहा गया है। शब्दों के माध्यम से ही किसी स्थिति, वातावरण या कथानक का वर्णन होता है। नाटककार के लिए यह जरूरी है कि वह अधिक से अधिक संक्षिप्त और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करे। उसके शब्दों में
दृश्य बनाने की भरपूर क्षमता हो और वह अपने शाब्दिक अर्थ में ज्यादा व्यंजना की ओर ले जाए। अच्छा नाटक वही माना जाता है जो लिखे या बोले गए शब्दों से भी ज्यादा वह ध्वनित करे जो लिखा या बोला नहीं जा रहा है। इसके बाद अगला बिंदु आता है कथ्य। नाटक के लिए कथ्य जरूरी होता है। इसमें पहले कहानी के रूप को किसी शिल्प, फॉर्म अथवा संरचना के भीतर पिरोना होता है। इसके लिए नाटककार को शिल्प या संरचना की पूरी समझ या जानकारी होना जरूरी है। नाटककार को घटनाओं, स्थितियों अथवा दृश्यों का चुनाव कर फिर उन्हें क्रम से इस तरह रखना आना चाहिए कि वे शून्य से शिखर की तरफ विकास की दिशा में आगे बढ़ें। अगला बिंदु है संवाद। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है संवाद। नाटक का संवादों के बिना काम नहीं चल सकता। नाटक के संवाद संक्षिप्त, रोचक एवं पात्रानुकूल होने चाहिए। एक सशक्त नाटक को एक कमजोर नाटक से अलग करने वाली चीज है संवादों का अपने आप में वर्णित या चित्रित न होकर क्रियात्मक होना, दृश्यात्मक होना और लिखे जाने वाले संवादों से भी ज्यादा उन संवादों के पीछे निहित अनलिखे एवं अनकहे संवादों की ओर ले जाना जिन्हें अंग्रेजी में सब टेक्स्ट कहा जाता है। जैसे स्कंदगुप्त नाटक का यह संवाद अधिकार सुख अधिक कितना मादक और सारहीन है। यह संवाद अनगिनत संभावनाओं को उजागर करता है। अगला बिंदु है द्वंद्व या प्रतिरोध। नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है। जब कोई भी दो चरित्र आपस में मिलते हैं तो उनके विचारों के आदान प्रदान में टकराहट का होना स्वाभाविक है। रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। वह कभी भी यथास्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता। इस कारण उसमें अस्वीकार की स्थिति बराबर बनी रहती है। जिस नाटक में असंतुष्टि, झटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज्यादा उपस्थिति होगी वह उतना ही गहरा और सशक्त नाटक सिद्ध होगा। यही वजह है कि हमारे नाटककारों को राम की अपेक्षा रावण, प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप और कृष्ण की अपेक्षा कंस अधिक आकर्षित करता है। अगला बिंदु चरित्र या पात्र। नाटक लिखते समय यह भी जरूरी है कि नाटक में जो चरित्र प्रस्तुत किए जाएं वे सपाट, सतही और टाइप्ड न हो। नाटक में चरित्रों का विकास इस तरह किया जाना चाहिए कि वे स्थिति के अनुसार अपनी क्रिया प्रतिक्रिया को व्यक्त करते चलें। अगला बिंदु भाषा शिल्प। नाटक की भाषा की स्वाभाविकता से आशय उसकी सरलता से कदापि नहीं है। संवाद चाहे कितने भी तत्सम और क्लिष्ट भाषा में क्यों ना लिखे गए हों। तत्सम से अभिप्राय है बच्चों जहाँ पर संस्कृत के शब्द ज्यादा आए और क्लिष्ट भाषा का अर्थ कठिन भाषा। स्थिति और परिवेश की मांग के अनुसार यदि वे स्वाभाविक जान पड़ते हैं तो दर्शकों तक संप्रेषित होने में कोई मुश्किल नहीं होगी। जैसे जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती और सुरेंद्र वर्मा जैसे नाटककारों की भाषा में यह विशेषता हम देख सकते हैं। अगला बिंदु है ध्वनि योजना, प्रकाश योजना और वेशभूषा। नाटक को प्रभावी बनाने में ध्वनि योजना, प्रकाश योजना और वेशभूषा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके प्रयोग से वातावरण को सजीव व प्रभाव उत्पादक बनाया जाता है और किसी विशेष पात्र अथवा स्थिति पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। और अंतिम बिंदु आता है रंगमंचीयता। नाटक को रंगमंच पर दिखाने के लिए उसके शिल्प और संरचना पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आज हिंदी नाटककारों के पास शिल्प की दृष्टि से कई विकल्प मौजूद हैं। एक और स्वप्न वासवदत्ता, अभिज्ञान शकुंतलम जैसे संस्कृत नाटकों का ढांचा है जिसे हम शास्त्रीय कहते हैं, और दूसरी ओर लोक नाटक हैं जिसमें कोई लिखित आलेख नहीं होता। सब कुछ मौखिक रचना प्रक्रिया के माध्यम से घटित होता है। पारसी नाटकों का एक अलग शिल्प है
जो गीत संगीत और अतिरंजित संवादों पर आधारित होता है। इसी प्रकार नुक्कड़ नाटकों की अपनी अलग महत्ता है। अतः नाटककार को तय करना होता है कि वह किस शिल्प का चुनाव करे अथवा अलग अलग विकल्पों के मिश्रण से अपनी नई शैली तैयार करे और सफलतापूर्वक नाटक का मंचन करे। तो पहला प्रश्न है, नाटक की कहानी बेशक भूतकाल या भविष्य काल से संबद्ध हो तब भी उसे वर्तमान काल में घटित होना पड़ता है। इस धारणा के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? नाटक की कहानी बेशक भूतकाल की हो या भविष्य काल से संबद्ध, परंतु उसे वर्तमान काल में घटित इसलिए होना पड़ता है क्योंकि नाटककार उसे वर्तमान के धरातल पर रख करके ही मंच पर दर्शा सकता है। इसी कारण वह उसके मंचन निर्देश वर्तमान में ही लिखता है और भले ही उसकी कल्पना में भूतकाल या भविष्य काल हो, परंतु वह दर्शकों को वर्तमान में दिखाएगा, इसीलिए उसे वर्तमान काल में घटित होना पड़ता है। अगला प्रश्न, संवाद चाहे कितनी भी तत्सम और कलिष्ठ भाषा में क्यों न लिखे गए हों, स्थिति और परिवेश की मांग के अनुसार यदि वे स्वाभाविक जान पड़ते हैं तब उनके दर्शक तक संप्रेषित होने में कोई मुश्किल नहीं है। क्या आप इससे सहमत हैं? पक्ष या विपक्ष में उत्तर दें, तर्क दें। तो इसका उत्तर क्या होगा कि हाँ, हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि यदि स्थिति और परिवेश की मांग को ध्यान में रख करके संवाद लिखे जाते हैं तो भले ही वे तत्सम और कलिष्ठ भाषा में ही क्यों ना हो, वे दर्शकों तक अपनी बात अवश्य पहुंचाएंगे, अपना संदेश अवश्य पहुंचाएंगे। क्योंकि यदि कोई नाटक वैदिक काल का है या उस समय का है जब संस्कृत भाषा लोक भाषा हुआ करती थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि संवादों में संस्कृत के शब्द, तत्सम शब्दावली के शब्द अधिक आएंगे। और यदि नाटक विदेशी धरती से संबद्ध है और वहाँ की भाषा के शब्दों का आना स्वाभाविक ही होगा, तो इस प्रकार यदि शब्द कठिन भी हों तो भी वे पात्रों के, उनके चरित्र के यदि अनुरूप हैं तो वे अपना प्रभाव अवश्य छोड़ते हैं और इसी कारण दर्शकों तक उसमें छिपा संदेश अवश्य पहुंचता है। बच्चों, मैं समझती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यदि इसमें फिर भी आपको कोई परेशानी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, मैं उस परेशानी को दूर करने का प्रयास करूँगी। और इसके जो मुख्य बिंदु हैं, ये नोट्स आपको PDF फॉर्म में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप अपने कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर कीजिए और यदि कोई समस्या है उसे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस समस्या को हल करने की कोशिश करूँगी। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।